आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज उस सियासी वार और तकरार की बात होगी जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में छिड़ी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को में हैं। उन्होंने वहां पर बुद्धिजीवियों के बीच संबोधन में यह कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि अगर भगवान को भी उनके सामने बैठा दिया जाए तो वो भगवान को भी समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे चलाया जाए। बीजेपी इसे राष्ट्र का अपमान बता रही है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो रहा है, सियासी रूप से कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने देश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की, प्यार की दुकान बिछाई ताकि देश में नफरत का माहौल जो ये सरकार ला रही है उसे खत्म किया जा सके। वहीं तीसरी तरफ राहुल गांधी के इस हमले को लेकर अब बीजेपी हमलावर है। उनका एक के बाद एक यही कहना है कि विदेशी धरती पर राहुल गांधी बार बार अपमान करते हैं। पहले कैम्ब्रिज में किया था, अब वो सैन फ्रांसिस्को में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच जो महासंपर्क अभियान है बीजेपी का, उसके तहत पहुंचे हैं राजस्थान और अजमेर में। वो अपनी बातें कह रहे हैं। सियासी तौर पर 24 के पहले जो जंग छिड़ रही है, दोनों ही तरफ से तीर दागे जा रहे हैं। तालियों के बाद सबसे पहले आप सभी का बहुत अभिनंदन। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ दोनों प्रखर वक्ता अपनी अपनी पार्टी की बात रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और सवाल दागें, ये रिपोर्ट। अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेगिस्तान में चुनावी बिगुल बजा दिया। अजमेर की रैली से पहले पुष्कर में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के दर पर पूजा अर्चना की। पूजा के बाद अजमेर की रैली में पीएम ने उन सभी सवालों का जवाब दे दिया जो पिछले दिनों से सियासी बवंडर बनकर दिल्ली से राजस्थान तक मंडरा रहे हैं। भारत की ये उपलब्धियां, भारत के लोगों की ये कामयाबी कुछ लोगों को पच नहीं रही है। 3 दिन पहले आपने ये देखा है, भारत को नया संसद भवन मिला है। आपने टीवी पर देखा। मैं आपसे पूछता हूं, ये नया संसद भवन आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कांग्रेस और इसके जैसे कुछ दलों ने इस पर भी राजनीति का कीचड़ उछाला। राजस्थान चुनाव की सियासी तैयारी के बीच अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। व्यंग और कटाक्ष के जरिए राहुल ने गहरा वार किया। I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things. सैन फ्रांसिस्को में राहुल ने आरोप लगाया तो उसके जवाब में 12,341 किलोमीटर दूर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुन चुन कर जवाब दिया। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती, और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते। जब जब भारत की धाक और मोदी जी की धमक पूरी दुनिया में बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। आज कैसे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि दुनिया क्यों कह रही है कि मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी कैसे डिलीवर कर सकती है। आज दुनिया ये क्यों कह रही है कि दुनिया की मोदी इज बॉस। तो इनको तो लगता है कि जो डायनेस्टी है वही डेमोक्रेसी है। अमेरिका में बीजेपी और मोदी सरकार पर हमले के चक्कर में राहुल से बड़ी गलती हो गई, या यूं कहें कि मोदी पर हमला करने के चक्कर में राहुल ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार डाली। उन्होंने कहा कि 80 के दशक में जो हाल दलितों का था वही हाल आज मुसलमानों का भारत में है। लेकिन ये कहते हुए राहुल भूल गए कि 80 के दशक में कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार थी और राहुल गांधी की दादी और बाद में उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। The best way for me to explain that is the line, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान।
that is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. मुस्लिमों का मुद्दा राहुल ने विदेश की धरती पर उठाया तो देश में ओवैसी ने लपक लिया। 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी, तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। सियासत की लकीर तिकोना हो गई है, जिस पर एक सिरा अजमेर से लेकर सैन फ्रांसिस्को और हैदराबाद तक पहुंच गया है। जाहिर है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सारी बिसात बिछाई जा रही है। आज तक शहजाद जी, पहला सवाल आपसे है, जब विदेश जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर हमला बोलती हैं, तब देश का अपमान नहीं होता, लेकिन मौजूदा सरकार पर अगर राहुल गांधी विदेश में हमला कर दें तो वो देश का अपमान हो जाता है। कैसे? ये तो मैंने कहा ही नहीं। देखिए, नकारात्मकता के गर्द में जो फंसे हुए और मोदी विरोध में धंसे हुए, उनको पूरा अधिकार है कि वो मोदी जी को देश में भी बोलते हैं कब्र खुदेगी मोदी की, वो बाहर जाकर भी अपशब्द बोलते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है कि 4 बातें राहुल गांधी जी ने बोली आज। राहुल गांधी जी ने प्रथम बोला कि सारे इंस्ट्रूमेंट डेमोक्रेसी के वो भाजपा आरएसएस कंट्रोल करती है। अब मैं, हमारे बड़े भाई आलोक आए हैं, उसके हर डिबेट को मैं सुनता हूं, उनकी हर डिबेट को हर बार अंजना जी को सुनाते हैं हिमाचल कर्नाटका जीताना, हिमाचल कर्नाटका जीताना। अब बताइए, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हमारे हाथ में था तो क्या हिमाचल और कर्नाटक में इनके हाथ में था? या डेमोक्रेसी में केवल कंडीशनल कमिटमेंट है? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आज उन्होंने कहा है कि एजेंसीज का मिसयूज होता है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 पार्टीज की याचिका इसी विषय पर खारिज की, और आलोक जी तो उन व्यक्तियों में शामिल है जिन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर जब कार्रवाई हुई तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है। अब वहां पर जाकर आप देश के बारे में दूसरी बात कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दूसरी बात कहते हैं। तीसरी बात इन्होंने कही, देखिए, जब भारत का पूरी दुनिया में बज रहा है डंका, चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, एल्बनीजी हो, या आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है तो वो बात करते हैं कि दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, सिखों के साथ क्या हो रहा है। अब बताइए, सिखों के साथ क्या हो रहा है? वो व्यक्ति बोले जिनके खुद की पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो 84 जैसे दंगे होते हैं। जगदीश टाइटलर से लेकर सज्जन कुमार को बचाने का काम आज भी जिन्होंने किया हो, ऐसे लोगों को, अल्पसंख्यकों की बात। और आखिरी एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, उन्होंने क्या कहा, पार्लियामेंट का विरोध किया, नए पार्लियामेंट का, चलिए वहां तक भी ठीक है, परंतु भारत की संस्कृति का एक इतना अहम हिस्सा सेंगोल, और सेंगोल को प्रधानमंत्री जी ने जो रिस्पेक्ट दिखाया, दंडवत प्रणाम करना। हम दंडवत प्रणाम किसको करते हैं? अपने माता पिता को, अपने प्रिय भगवान को, जिसको हम पूजते हैं। ऐसे दंडवत प्रणाम को लाई कहना, यू आर लाइंग, मैं भी लाई कर सकता हूं, आई डिड नॉट लाई, मतलब कि ये रोम संस्कृति में पले बड़े व्यक्ति, ये वही है जो राम संस्कृति और हमारी भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए गुलामी के चिन्हों का बचाव करते रहते हैं। जब औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम हो तो विरोध हो जाता है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो विरोध हो जाता है, पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी की मूर्ति लगती है विरोध हो जाता है, मुगल गार्डन बिल्कुल किया विरोध, गए एक बार भी वहां पर फूल लगाने के लिए, एक बार भी गए? पूछ लीजिए, सरदार पटेल की मूर्ति पर गए हो तो बता दीजिए। अरे अमृत उद्यान भी बना है, अमृत उद्यान ही चले गए। आलोक जी, अंततः चुनाव तो देश में ही लड़ना होगा और यहां पर मोदी की लोकप्रियता से राहुल गांधी को टक्कर लेनी होगी। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी की लोकप्रियता अगर इतनी थी तो अभी हिमाचल कर्नाटक हारे हैं और 2014 के बाद लगभग 35 चुनाव हारे हैं। केवल लोकप्रियता के बदले तो बीजेपी ने उनको पीछे कर दिया। आज तो वसुंधरा राजे को साथ बैठा लिया अजमेर में, जिसको पूरी तरह से खिलाफ चल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, संविधान में 50 आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशों से लिए गए, तो क्या हमारे संविधान का अपमान हो क्या? मैं समझता हूं कहीं से भी कोई चीज अच्छी है वो लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, लेकिन आज जब हमारे देश के अंदर संविधान बन गया तो आप संगोल के सामने लेटें, फलाने के सामने लेटें, और दूसरी तरफ हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ पुलिस बर्बरता करे, तो ये संगोल का क्या चार डालेंगे हम? मुझे लगता है कि आज संविधान सभी प्रतीकों के सामने पूरी तरह से संविधान आ गया है। आज हमारी आईपीसी की धाराएं हैं, तमाम चीजें, उस पर देश चलना चाहिए। प्रतीक तो 500 है, और अगर इसी प्रतीक पर देश चल रहा था तो मोदी साहब आप क्या 9 साल से पकौड़े तल रहे थे? 9 साल से क्यों नहीं उसको बगल में ऐसे करके संगोल को लेकर क्यों नहीं बैठे आप संसद में? बैठना चाहिए था। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने संगोल को याद नहीं किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या हिंदू विरोधी हो गए थे? क्या तर्क देते हैं आप?
आज के मुद्दों पर बात करें। आप जो बातें आज अभी अजमेर में मोदी साहब ने थोड़ी देर पहले कही हैं, शहजाद भाई नकारात्मकता की बात कर रहे थे, वो तो पूरा का पूरा नकारात्मक भाषण अभी अजमेर में दिया है। कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस की विधवा और खूनी पंजा, और मोदी साहब ने क्या क्या नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि 1914 से पहले जिसका हिंदुस्तान में जन्म होता था उसको शर्म आती। ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। मतलब हमारे जितने पूर्वज रहे, हम भी 2014 से पहले हमारा जन्म हुआ, क्या हमको सबको शर्म आती थी? नोटबंदी हुई, जापान में जाकर कह रहे हैं कि देखिए नोटबंदी हो गई, लड़की की शादी है, पैसे नहीं है। क्या मतलब लड़की के सारे बाप भ्रष्ट थे, उनके पास पैसे नहीं है? मैं आज उन स्टेटमेंट्स पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ना तो हमारी संस्कृति को और ना हमारे देश को इतना छुई मुई ना समझे। और देश होता है, अगर मोदी जी की खिलाफत की जाती है तो देश की खिलाफत नहीं, मोदी जी की नीतियों का अगर विरोध किया जाता है तो देश का अपमान नहीं होता है। अभी हमने देखा कल एक पत्रकार महोदय, एक सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, उनसे सवाल पूछ रही, सांसद भाग रही हैं आगे आगे, तब तो कहीं पर किसी का अपमान नहीं होता है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से नकारात्मकता का पूरा आधार बना दिया गया है, किस तरह से गोल पोस्ट बदले जाते हैं, रोज रोज नए नए विषय उठाए जाते हैं, ये देश का अपमान है कि आप असली मुद्दों से भाग रहे हैं। फिर मैं इन लोगों के प्रश्न जल्दी से जवाब देखिए ऐसा है, पहले तो मैं अपने भाई आलोक को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने लोकप्रियता कम है मोदी जी की, एक गिनाते गिनाते कम से कम माना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए तो चुनाव जीते ना। तो पहले राहुल जी को समझाइए कि हमारे देश की संस्थाओं के बारे में ऐसे बात ना करे। हो सकता है उनको लगता हो कि इंडिया इज इंदिरा एंड परिवार तंत्र इज लोकतंत्र, पर परिवार तंत्र खराब है या नहीं चल रहा है इसका मतलब ये नहीं लोकतंत्र नहीं चल रहा है। दूसरी बात, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए विदेशी इंपोर्ट से तो इनको बड़ा विशेष लगाव है, पर मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि आपको क्या अधिकार बनता है, ये स्टेटमेंट है मेरे पास, इंडिया टुडे की क्लिप भी है। राहुल गांधी यूनाइटेड स्टेट से पूछते हैं कि आप भारत में जो हो रहा है उस पर शांत क्यों है। ये बयान तो याद ही होगा जो राहुल गांधी ने दिया था। अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। सेना, हमारे सेना के जवान पीटे जा रहे। अरे आप मोदी जी से विरोध करते करते देश की संस्थाओं पर, कभी देश के सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं, ये हमारी आपत्ति है। और सेंगोल को भी उन्होंने कहा कि सेंगोल के विषय में जिस प्रकार की शब्दावली, मैं पूछना चाहता हूं क्या जब जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को स्वीकारा था तब वो उसका अचार डाल रहे थे क्या, और उसको वॉकिंग स्टिक बना दिया, और यही मानसिकता और प्रवृत्ति रही। इसीलिए आज जब उस सेंगोल को, इस पावन पवित्र राजदंड और हमारे देश के धर्मदंड को एक अधिकार, उसका प्रॉपर स्थान मिला है, इसीलिए आप बौखलाए हुए हैं। कोई ताबूत से तुलना करता है, और दिग्विजय सिंह ने तो सोमालिया की एक बिल्डिंग से पार्लियामेंट की तुलना की है। जाके तो उसी संसद भवन में बैठेंगे ना सर, ऐसे घुसाए हुए फूफा जी की तरह सबने उसका ये कर दिया, पर क्या मतलब है सर? मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा, अगर सेंगोल ही सब कुछ था तो 9 साल से क्यों नहीं वो था? नए संसद भवन की बात हो रही है, सेंगोल को छोड़िए ना, सेंगोल पे 1 घंटा निकल जाएगा। संसद नहीं बनती तो सेंगोल जीरो था, उसको छोड़िए ना, आप संसद पे तो बात ना कीजिए भाई। आप बार बार पूछ रहे हैं मेरे से, संसद में सब आते हैं, इसका जवाब देने का एक वाक्य में अनुमति है। इनकी तबीयत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने देख ही लिया। मैं फिर कहूंगा, संसद का विरोध करना, संसद में जो चीजें सरकार की हैं उसका विरोध करना 1952 से चला आ रहा है। 2.5 महीने तक 2G पर किस तरह से संसद का बहिष्कार हुआ, क्या उसके बाद बीजेपी के सांसद नहीं गए? क्या मोदी जी ने उसी संसद में जाकर वहां पर कामकाज नहीं किया? तो मैं कहता हूं ये सवाल गलत है। दूसरी चीज, बार बार जो कहा जाता है, मोदी जी ने तो यहां तक कहा कि एक छोटा सा व्यापारी जो है वो भी ज्यादा बड़ा रिस्क लेता है। अरे सवाल आप पर है। हमारे अगर चाइना बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या विपक्ष जिम्मेदार है? अगर पुलवामा हुआ और आपके ही वहां के गवर्नर कह रहे हैं कि उसमें सरकार की भूमिका रही कि हमने मदद नहीं की उनकी, तो क्या उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? उसका सवाल का उत्तर नहीं देंगे, इधर उधर घुमाएंगे। चलिए, ये देश का दुर्भाग्य। नहीं शहजाद जी, सवाल सुनिए। सेंगोल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो राज्याभिषेक, राजा, राजदंड, इन सब से उसका लेना देना नहीं है, इंसाफ से लेना देना है, उसका अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना है, सत्ता हस्तांतरण के रूप में जब उसे चोला रूलर्स ने इस्तेमाल किया। तो फिर उसी इंसाफ में उन बेटियों के लिए इंसाफ कौन करेगा? बृजभूषण शरण सिंह से ये सरकार क्यों इतनी डरी हुई है कि उसके खिलाफ कार्रवाई को बार बार आगे बढ़ाया गया, रोका गया? सुप्रीम उस कमेटी ने तो बयान दर्ज कर लिए वीडियो पर, दिल्ली पुलिस को दे दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की।
किसके डर से? चलिए, पहले आपने स्वीकारा कि सेंगोल का इतना ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास है जिसको बोगस बता रहे थे कांग्रेस के लोग, तो कम से कम आपका धन्यवाद इस विषय पर। जहां तक सवाल बनता है जांच को लेकर, सरकार किसी विषय में जांच कराती है, खासकर ऐसे मामलों पर पुलिस भी करती है, और पुलिस तो कोर्ट की देखरेख में कर रही है। पहले एक उनके मन के हिसाब से कमेटी बनी, उनकी कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस कमेटी के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई, और आपके चैनल ने आज बताया कि जो मुख्य शिकायतकर्ता थी उसके परिवार वालों ने एक अलग स्टैंड लिया है और कहा है कि किस प्रकार से मैनिपुलेशन हो रहा है, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही है, पर मैं उलट इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह धर्मदंड राजदंड तब काम नहीं करता जब राजस्थान में महिलाओं का बलात्कार होता है, नंबर 1 होता है, और मुख्यमंत्री प्रदेश के बोलते हैं 50% रेप जो होते हैं वो गलत होते हैं, वो केस ही गलत होते हैं। किसानों को कितना कर्ज माफी करके दिया राजस्थान में, पूछा नहीं जा सकता इनसे? कुछ प्रश्न। मेरा सवाल आपसे है, क्या भारत देश गांधी परिवार की जागीर है? क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है, और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है, इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है, 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं, 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं, 72 चौक सड़कें मार्ग गांधी परिवार के नाम पर हैं। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहां पर है? 45 एकड़ में कहां पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहां पर? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। 45 एकड़ का इंदिरा गांधी मेमोरियल सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों भाई क्रांति में सर्वस्व दिया, और इंदिरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने करा? शांत रहिए, अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए। पता कुछ है नहीं, सवाल पूछने खड़े हो शहजाद सर, गुस्सा नहीं कीजिए। शहजाद सर, मेरा सवाल आपसे है, नया संसद तो आपने बना लिया, क्या उस नए संसद में विपक्ष की बात दबा दी जाएगी, जैसे राहुल गांधी का माइक बंद किया गया, और अडानी जैसे मुद्दे और ये पहलवानों वाला मुद्दा उठाया जाएगा नए संसद में, या उसमें भी आपकी मनमानी चलेगी? चलिए, मैं इसका जवाब देता हूं। मुझे एक बात बताइए कि अडानी के मुद्दे पर यदि कांग्रेस पार्टी के पास सारे तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट का तो एक मामला चल ही रहा है, और उन्हीं के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच पर भरोसा करना चाहिए, जेपीसी की आवश्यकता नहीं। पर मैं कह रहा हूं, अगर इनके पास सारे तथ्य है तो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अडानी को दामाद बनाकर क्यों रखा है? उसके तुरंत केस बंद करवा दीजिए, उनके पूरे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करवा दीजिए। वो करेंगे नहीं, पर हाँ, आरोप बिल्कुल लगाएंगे बिना। एक सेकंड, दूसरी बात, आपने कहा कि आवाज दबाने की बात की। मुझे बताइए, अगर इस देश में एक बार अगर संसद बंद हुई, ठप हुई, तो 1975 में था। किस प्रकार से इमरजेंसी लगाया गया। आज सभी व्यक्तियों को आजादी है अपनी बात रखने की, बशर्ते कि आप आए और पार्लियामेंट के पटल पर पार्टिसिपेट करें। हां, अगर नाराज फूफा की स्थिति में अगर कोई होगा और कहेगा पनीर कम मिला मुझे इसलिए मैं नहीं आना चाहता, तो यह मुझे लगता है कि राष्ट्रनीति को नहीं, राजनीति को ऊपर रखते हैं। जल्दी पूछिए। सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ दैट, सुन रहा हूँ जी, आप ये कह रहे नर्वसनेस में हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, पूछिए। आप ये कहते हैं कि स्वीट था वो। आप ये कहते हैं कि बीजेपी के राज में आवाजें दबाई जाने लगी है विपक्ष की, और अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन कहूँ कि वो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था RVS मणि, जिन्होंने एक किताब लिखी थी कि 26/11 को किस तरह से हिंदू आतंकवाद साबित करने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर इतने अत्याचार किए, तो क्या ये आवाज दबाना नहीं है? था, इनको सुनिए बोल रही थी। आप आलोक जी को एड्रेस करना चाह रही हैं, या आलोक जी कांग्रेस पार्टी से हैं? हाँ। RVS मणि ऑफिसर थे MHA के। हाँ, क्या कांग्रेस के समय में आवाज नहीं दबाई जाती, तब तो लोगों को बोलने की भी आजादी हो गया। समझ गए, जल्दी से जवाब दीजिए। वो सुनिए, आपके लिए था। RVS मणि एक क्लर्क होम मिनिस्ट्री में गए और अंडर सेक्रेटरी तक पहुंचे, और वो जिन जिन फाइलों की बात करते हैं वहां सेक्रेटरी लेवल के लोग भी नहीं पहुंच सकते। बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो टीवी चैनल्स पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर सच्चाई थी तो उस समय पर चुप क्यों थे वो? बैठिए, हो गया। अब सवाल के बाद काउंटर नहीं, जल्दी पूछिए। हाँ। क्या विदेश जाकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे व्यंग्य कसना और जवाब मांगे जाने पर यह कहना कि बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, तो आप दोनों में अंतर ही क्या है? और क्या विदेश जाकर जन कल्याण के बारे में बात की जाए तो क्या ज्यादा ठीक नहीं रहेगी? मैं 4 स्टेटमेंट देता हूं। मोदी जी कहते हैं कि गटर से एक पाइप लो, बर्तन को उल्टा करो, और फिर उसके बाद उसमें से लगा के चाय बनाओ। आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने कहा है? बता दो मुझे। ये किताब है मेरे पास, इंडिया टुडे। मोदी जी कहते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, यूं करके। आज तक किसी के प्रधानमंत्री ने किसी ने कहा है?
ये व्यंग हमारी संस्कृति का हिस्सा है, व्यंग लोकतंत्र का हिस्सा है और व्यंग के आधार पर तमाम चीजें कही जाती हैं। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि देश के प्रधानमंत्री, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, गटर गैस फ्यूल टी बूस्ट चाय वाला लाइवलीहुड। अरे मोदी जी ने तो इनका भी मुनाफा करा दिया, बताओ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, साइंटिफिक स्टडी। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। सर मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जिस पार्लियामेंट में सबको जाना है, सारे राजनीतिक दलों को जाना है, वहां आप विरोध करते हैं राष्ट्रपति का नाम लेके, और वही राहुल गांधी विदेश में जाके माइनॉरिटीज के बारे में बोलते हैं, वो भी 80 के दशक में जब उनकी सरकार थी। तो उसमें क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी घिर गए? वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं गए हैं? देखिए, मैं समझता हूं दो चीजें। 1980 में क्या जातिवाद था कि नहीं इस देश में? क्या जाति के नाम पर 1980 के बाद के जातिवाद कम हो, तमाम कानून बने के नहीं? मैं समझता हूं उस देश की जो वास्तविकता है कि जाति के नाम पर विभिन्नता थी, जाति के नाम पर द्वेष था। आज भी कई राज्यों में, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने की खबरें आज भी पढ़ते हैं। क्या ये सच नहीं है? सच्चाई को स्वीकार करना और उसका सॉल्यूशन निकालना ही लोकतंत्र में काम है। क्या धर्म के आधार पर आज नफरत नहीं फैलाई जा रही है? फिर कुछ दिखाने लगे कोई देश के प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा दलितों पे उत्पीड़न राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मारोगे गांधी जी नाराज हो जाएंगे आपसे। मैं फिर कहूंगा कि जब देश के प्रधानमंत्री, जब देश के पहलवान मेडल जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए, कहते हैं कि ये बेटियां हमारी बेटियां। अब क्या उनकी बेटियां नहीं हैं? अब 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ओलंपिक भी होने वाले हैं, तो ये मामला क्यों नहीं सरकार सुलझा दे रही कि हमारे जो चैंपियन खिलाड़ी फिर वापस मैदान में दिख सके? जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई जांच चल रही है, भाई साहब, मेरे भाई, आपका नाम क्या है? साहिल। आप? हाँ, साहिल भाई मेरे भाई घर बड़ा, अब साहिल नाम है, बहरहाल पर अच्छे वाले साहिल है ये। साहिल नाम से अच्छे और बुरे होते हैं इस देश में। अब मतलब उनको साहिल अच्छा लगे तो मैं क्या करूं? होता है। अब उनको वो साहिल अच्छा लग रहा है। तुष्टिकरण की यही कुछ तो सीमा हो, और इसीलिए सीमा हो तुष्टिकरण की। आलोक जी, वो साहिल भी पसंद आ रहा है तो मैं क्या वही कह रहा हूँ। साहिल देखिए, ऐसा वही कह रहा हूँ, नाम से शहजाद भाई पहचानते हैं, मोदी जी कपड़ों से दंगाइयों को पहचानते, यही नफरत के बीज है। ऐसा है कि कुछ लोगों को नाम देखकर और धर्म डरिएगा देखकर, कहीं कोई शहजाद ना निकल आए। नहीं, ऐसा है कि वो शहजाद के नाम पर भी लोग नाम पर नहीं, सोच राष्ट्रीय होनी चाहिए। नाम में तो क्या रखा है, कुछ लोगों ने एंटोनिया से सोनिया भी किया है नाम में, तो हाँ, तो हम लोगों को कोई अंतर नहीं है और हम तो स्वीकारते हैं और स्वागत भी करते हैं। आप इधर आओ तो इधर का ही नाम अपनाओ। बहरहाल, मैं देखिए मुद्दे पे आना चाहता हूं, साहिल के विषय पर। साहिल जी, आप चाहेंगे कि अगर कोई भी मामला जुडिस्प्रूडेंस में, अगर वो जुडिशरी के पास और पुलिस के पास हो, उसमें किसी भी पक्ष कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर ले? अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि कल फिर ऐसी स्थिति निर्माण होगी कि कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह, जिस प्रकार से उन्होंने किया भी अपनी अपनी राज्य सरकारों में, कई बलात्कारी बेटों को बचाने का महापाप इन्होंने किया है। ऐसा काम हम नहीं करते। जो भी सुप्रीम कोर्ट पर आपकी ये दलील है नहीं कि उन्होंने अपने बेटों को बचाया, इसलिए ब्रिजभूषण को बचा रहे हैं। हमने किसे कहां बचाया? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में गया मामला? क्या ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? दिल्ली पुलिस ने क्यों उनका इंतजार करना? दिल्ली पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? मैं तो सिंपल प्रश्न एक पूछा, देखिए इसको मिसलीड मत कीजिएगा। जब ओवरसाइट कमेटी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उन्होंने कहा कि हमने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिल्ली पुलिस को सौंप दी, फिर दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे किसका इंतजार कर रही थी? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज? अंजना जी, कब जांच पूरी होगी? कब चार्जशीट दाखिल की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास है या राहुल गांधी की तरह? सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब तो एफआईआर दर्ज की दिल्ली पुलिस ने। तो उसी सुप्रीम कोर्ट में जब सोई हुई थी गहरी नींद में, अंजना जी, जब इसी मंडली ने वापस सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, ये करवाओ वो करवाओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी कोर्ट कर दीजिए। सर, मेरा सवाल आपसे, चयनात्मक कंडीशनल कमिटमेंट ना हो सुप्रीम कोर्ट। सर, मेरा सवाल आपसे है, जब यहाँ पे पहलवानों को बात हो रहा है, अंजना मैम ने जब आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने राजस्थान का एग्जांपल लेके ब्रिजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बचा नहीं रहा हूँ। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल ये है, यदि आपका चरित्र ये है, सवाल ये है कि आपने राजस्थान में ना जाए, बस इतना। राजस्थान में ऐसा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा मैंने नहीं कहा। सर, आपने जब ये पहलवानों का जवाब उठाया, आपने राजस्थान का एग्जाम्पल लिया। सर, उनसे कुछ बेहतर करिए ना। हकीकत बताई राजस्थान की, आप पूछिए। मैंने तो राजस्थान सर, जब बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो वो एंटी इंडिया हो जाता है, एंटी हिंदू हो जाता है। नहीं होता है, नहीं होता है। मैं प्रवक्ता हूँ।
सर होता है, आपने कल ही लाइव स्ट्रीम पे नहीं कह सकते वो प्रवक्ता। देखिए मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं। आपका नाम क्या है मैडम? आपका नाम क्या है? मानसी। मानसी जी, मैं आपको बताता हूं, देश के भीतर भी तो ये 51 बार गाली दे चुके, 92 टाइम्स हो चुका है तो कोई मोदी जी को गाली दे वो भारत विरोधी नहीं, हम इंडिया इज इंदिरा नहीं कहते। पर हाँ, आप मुझे एक बात बताइए, दिल पर हाथ रख के, नई संसद भवन को ताबूत कहा जा सकता है? सर नहीं, ये मैं कह रहा हूं, ये करते हैं लोग। बने रही थी, अच्छा चलिए, मैं एक और द्रौपदी सवाल, मुर्मू को बुलाया नहीं गया। मानसी जी एक और सवाल ले लीजिए, एक और सवाल। आप भी उल्टा सवाल पूछिएगा। ये मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते। क्यों? उनके मन की बात तो हमारी बात है, अपने मन की बात ही हमारी बात है। यही तो हम कह रहे हैं कि जनता की बात, परिवार की बात में इतने लीन है कि उनको जनता की तो पड़ी नहीं है। अगला मेरा आलोक जी सवाल है, उन्होंने कहा था कि गटर की गैस से चाय बनाना, तो आपने कभी ऐसा देखा है किसी प्रधानमंत्री के लिए किसी देश ने अपने नियम बदल दिए, किसी राष्ट्रपति ने उनके पैर छुए? ऐसा कभी हुआ है किसी प्रधानमंत्री के लिए इतिहास में? देखिए, मुझे लगता है कि पहले भी हुआ है और हमें खुशी है कि अगर मोदी साहब का कहीं पर सम्मान होता है। पक्का खुश है? लेकिन उससे विदेश नीति, हाँ बिल्कुल, मेरे देश के प्रधानमंत्री अंजना जी, वो उनका सम्मान कहीं पर होता है तो उसका स्वागत होगा। लेकिन हम मोदी जी से सवाल भी पूछेंगे, एक मिनट, कि 2 साल तक यूएसए ने हिंदुस्तान को एम्बेसडर क्यों नहीं दिया? हम उनसे सवाल भी पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में 5 राज्यों के बच्चों के एडमिशन बंद क्यों है? आपको तो पता ही नहीं होगा। केवल एक वाक्य इस पे, बहुत सारी चीजें हम सवाल पूछेंगे उनसे। केवल एक वाक्य, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जिनको यूएस एम्बेसडर भेजना चाह रहा था, उसके ऊपर वहां की डोमेस्टिक जूरिस्प्रूडेंस में कोर्ट केस चल रहा, एक केस चल रहा था, वो डेमोक्रेटिक पार्टी ने तय नहीं किया। हम उसमें क्या कर सकते हैं? जल्दी अपना एम्बेसडर भेजो। क्या किसी देश को, संप्रभु देश को, दूसरा संप्रभु देश ये बोल सकता है एम्बेसडर जल्दी भेजो? क्या बात करते हैं आलोक जी, आप इतने वरिष्ठ हैं। ये वही है जिन्होंने यूपीए चेयरपर्सन को संवैधानिक पद का, मैं उत्तर देता हूं, अभी इन्होंने हाल ही में यूपीए चेयरपर्सन संवैधानिक पद का, मैं उत्तर देता हूं। अगर एक व्यक्ति के ऊपर कहीं पर केस चल रहा था तो क्या 2 साल तक हिंदुस्तान को, जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, अच्छा अगली बार जो बाइडेन सुनिए ना भाई, हिम्मत तो रखिए, सुनने की हिम्मत तो रखिए, क्या हमें एम्बेसडर भी नहीं मिलेगा? ये देश का अपमान था, लेकिन सरकार चुप रही। विदेश नीति ये नहीं कि अडानी को साथ ले जाओ, वहां पर अडानी को बैठाकर कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो। अच्छा, तो वहां पर जाओ, वहां पर हुटिंग कराओ। देश कौन सा देश, कैसा? इजराइल के साथ भारत ने इजराइल के साथ 40-50 वर्षों तक संबंध नहीं स्थापित किए ठीक से, तो क्या हमने इजराइल का अपमान किया? बता दीजिए आप, नेहरू जी। इन्हें कांग्रेस ने इजराइल का अपमान किया। विदेश नीति थी। शहजाद जी आपसे प्रश्न है बच्ची का। 2014 में जब बीजेपी आई थी तो 2 स्लोगन्स के साथ आई थी, अच्छे दिन आने वाले हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज जो देश में बेटियों का हाल है, क्या वो अच्छे दिन है या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जाम्पल है? मैं आज आपको गर्व से बोलना चाहता हूं कि पहली बार अगर हमारा सेक्स रेशियो फीमेल के प्रति 1000 के ऊपर गया है तो ये पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से ही हुआ है। आज पहली बार जो हत्याएं होती थी बच्चियों की कोख में, वो कम होने की दर आई है, तो ये अभी पहली बार हुआ है। जब 11 करोड़ टॉयलेट बनते हैं और हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को अधिकार मिलता है कि उनको सुबह से शाम तक घर पर नहीं बैठना पड़ता है, परंतु डिग्निटी के साथ वो अपने शौचालय में जा सकती है, ये पहली बार ही हुआ है। जब 6 से 6.5 करोड़ नल से जल लगते हैं और एक महिला को, क्योंकि हमारा देश अभी भी थोड़ा पुरुष प्रधान है, तो वहां पे उनको बाल्टी बाल्टी पानी के लिए 2-2 घंटे निकालना पड़ता था, आज वो 2 घंटे अपने एजुकेशन में डालती हैं, तो ये बेटियों का सम्मान ही हो रहा है। और जब 3.5 करोड़ आवास दिए जाते गरीबों को, तो उसमें को ओनरशिप महिलाओं की होती है। मुझे गर्व है कि इस देश में आज महिलाओं के लिए काम हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, लड़कियों लड़ सकती हूं कहते हैं ना, इनकी 2 सरकारें बनी, हिमाचल कर्नाटक, 34 और 8, 42 मिनिस्टर बने। कितनी महिलाएं मंत्री बनी पता है? 40% का कहा था, 1 मंत्री। कर्नाटक और हिमाचल मिलाकर 1 मंत्री बनी है। आप बताइए ना, इनसे पूछिए, लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा है, तो कहां है वो महिलाएं मंत्री? पूछे इनसे। इस पर एक जवाब तो बनता है। हरियाणा में एक महिला मंत्री का नाम बताइए। अच्छा, आ गए ना, फुटबॉल महिला मंत्री का नाम हो गया, बस दोनों फुटबॉल खेलिए। इतने में चलिए, हरियाणा में महिला मंत्री का नाम बताइए। चलिए 2-3 सवाल बताइए ना नाम। मेरा सवाल आप दोनों से है कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं विदेश में जाकर के, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि को खराब कर रहा है, तो छवि को सुधारेगा कौन? ठीक है शहजाद जी, इसका आप जवाब दीजिए। आपका बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, हम किसी को भी जाकर बोले देश में, विदेश में, तो वो एक देश के बारे में नहीं बोला है। जो भी इन्होंने बयान गिनवाए वो देश के पास लिए नहीं थे, परंतु कुछ लोग अपने आप को देश समझते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं, जब देश का डीजीएमओ अनाउंस करता है सर्जिकल स्ट्राइक, आर्मी अनाउंस करती है, उस पर सवाल उठाना। जब देश का नेवी और एयरफोर्स और आर्मी कहता है बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, उस पर सबूत मांगना। आप देखिए, जब ओसामा बिन लादेन मारा गया, ओबामा ने आके अनाउंसमेंट की, क्या किसी एक रिपब्लिकन ने पूछा ओबामा जी लाश तो दिखाइए ओसामा की? पर यहां पर
देश विरोध पे उतर आते, मोदी विरोध करते करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वाजपेयी जी थे, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो उन्होंने किसी और को नहीं, वाजपेयी जी को बोला कि जाकर भारत का पक्ष रखो, और वाजपेयी जी भी कभी ये नहीं कहते थे कि नरसिम्हा राव जी आपकी सरकार में नहीं जाऊंगा, उन्होंने जाकर रखा। आलोक जी जवाब दीजिए, क्या नए संसद भवन से लेकर सेना पर प्रश्न करना मोदी विरोध में आपके लिए, आप ही की छवि के लिए नुकसानदायक हो जाता है? देखिए, हम अगर पुलवामा के जवान शहीद हुए उन पर सवाल नहीं पूछेंगे तो हम किस बात का विपक्ष? अगर चाइना घुसकर बैठेगा, सैटेलाइट इमेजेस आएंगी, मीडिया से खबरें आएंगी, इन्हीं के सांसद अरुणाचल के कहेंगे संसद में खड़े होकर कि वो घुस आए हैं, तब भी विपक्ष सोता रहे, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो मोदी जी हैं, इसलिए मुमकिन है सवाल पूछे जाएंगे, और यही विपक्ष का काम है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाला जो हमारी जनरेशन है वो हमें माफ नहीं करेगी। मोदी साहब का काम ये था, ना कोई घुसा है। सबूत मांगना क्या सबसे बड़ा पिछले चुनाव का सबसे बड़ी गलती हो गई, चूक हो गई? मैं समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगना गलत था और उस पर सवाल खड़े किए गए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके सबूत मांगना, मैं उस पर सहमत नहीं, लेकिन देश का यह भी जानना जरूरी है कि 300 किलो RDX कहां से आया। क्या मोदी जी ने फोन पर बात की सतपाल मलिक से? नहीं की। वो व्यक्ति जो सीधा मोदी जी पर आरोप लगा रहा है वो आज भी बीजेपी। ये महत्वपूर्ण विषय है। उसी इंटरव्यू को, हालांकि मुझे पता नहीं सतपाल मलिक आपको इंटरव्यू देंगे नहीं देंगे, आप पूछेगा उनसे इंटरव्यू के लिए, पर उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि उतना RDX पाकिस्तान ने लाया, पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इसमें जांच होनी चाहिए कि इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व है कि नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने अभी अरुणाचल के हमारे सांसद की बात की कि चाइनीज इंकर्जन के बारे में, उनका ट्वीट खोलकर बता रहा हूं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यह बात मैंने बिल्कुल कही कि चाइनीज इंकर्जन हुआ है, पर वो इंकर्जन कांग्रेस के जमाने में 62 में हुआ, कोई फ्रेश इंकर्जन नहीं हुआ। ये तापिर गांव का ट्वीट है। ये आधे तथ्य देना, बहकाना, बौखलाना, ये करना बंद कर दीजिए। संसद की कार्रवाई से उस सांसद का बयान हटा दिया गया। ये ट्वीट लेकर खड़े हैं, आज हैकर से वो बयान भी ढूंढो तो नहीं निकलता है इनका। ये ट्राई किया था, मैंने ट्राई किया था। मेरा सवाल है कि ऑपोजिशन का काम होता है क्वेश्चनिंग करना और सरकार उसके आंसर के लिए लायबल होती है, लेकिन हमारे देश में ऑपोजिशन हमेशा हेट करता रहता है। कब तक कांग्रेस बीजेपी की तरफ देखिए, वो शहजाद जी हैं, वो बीजेपी के हैं, ये हाल हो। मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ। कब तक बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी को टारगेट और ब्लेम करती रहेगी? देखिए, मैं एक चीज, एक ही वाक्य फिर आलोक जी जवाब दे। मैं तो बोलता हूँ कि देखिए, हम बता रहे हैं कि देश में 5 मेट्रो थे 14 से पहले, आज 27 मेट्रो आ गए। आलोक जी अपना काम गिनवाए। 11वीं स्थान पर अर्थव्यवस्था थी, हम 5वें पे आ गए। 70 एयरपोर्ट इन्होंने 70 वर्ष में बनाया, हमने 70 और बना दिए। ये आंकड़े पे डिबेट करते हैं ना आलोक जी, अच्छा भी लगेगा। मैं बताता हूं, देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया, क्या ये सच नहीं है? 35 रुपए में डॉलर मिल रहा है, क्या ये सच नहीं है? 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, क्या सच नहीं है? 6.5 करोड़ लोग वापस बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, सच नहीं है? झूठ है ये। छोड़िए भाई, आपकी आज पॉवर्टी रेट से 12% से लोग बाहर निकल रहे हैं। आपके समय पे 8% था। 14 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी से निकाला। IMF की रिपोर्ट है कि 1% से कम रही है। आप सुन तो लीजिए, बोलने दीजिए उनको, फिर बोलिएगा। पर झूठ आंकड़े, प्रॉब्लम यह है कि झूठ को छुपाने के लिए तेज भी बोलना पड़ता है और झूठ को छुपाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। हम पूछ रहे हैं कि जितने इंडेक्स हैं, हंगर इंडेक्स से लेके PPI इंडेक्स से लेके सारे इंडेक्स में देश नीचे क्यों चला गया? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि आज महंगाई है? क्या 410 का सिलेंडर महंगा था, 1150 का सस्ता है? अभी एक छोटी बच्ची ने पूछा कि अच्छे दिन, आज मोदी जी अच्छे दिन की बात नहीं करते। अच्छे दिन आएंगे भाइयों बहनों मित्रों, कहां गए अच्छे दिन? लोग कह रहे पुराने दिन ही ले आओ भाई। अच्छे दिन और नोटबंदी, दो ऐसे शब्द हैं जो आप लोग एकदम एमनेशिया के शिकार हो गए। नहीं, कोई एमनेशिया नहीं है। जो हमारे काम है जनता के सामने, और जनता ने इस पे वोट भी दिया, इन्होंने यही कैंपेन चलाया। पर इन्होंने हंगर इंडेक्स की बात की। अंजना जी, आप तो बहुत चीजों को ट्रैक करती है। उसी हंगर इंडेक्स में जिनको हम वीट भेजते हैं, मतलब कि अफगानिस्तान और श्रीलंका हमसे ऊपर, ये हंगर इंडेक्स को मानेंगे पर देश का जो सूचकांक है उसको नहीं मानेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, बेरोजगारी की, मैं धड़ल्ले से बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश में 4% अनएम्प्लॉयमेंट है। राजस्थान में कितनी है? 22%। नहीं बताएंगे। अभी हम कर्नाटका छोड़कर गए, वहां पर 45% FDI देश की आई थी। बताइए राजस्थान में कितनी FDI आई थी? नहीं बोलेंगे। आपको मैं और भी आंकड़ा देता हूं। चलिए, आप बता रहे थे ना पॉवर्टी का, गुजरात ने 30% से 16% को अपनी पॉवर्टी को किया। उसी समय में राजस्थान की पॉवर्टी 14.7% से 23% हो गई। किसने पॉवर्टी बढ़ाया भाई? आप इन चीजों का आंकड़ों के साथ जवाब दीजिए ना। देखिए, राजस्थान एक बीमारू राज्य था, पिछड़ा राज्य था, उसके बावजूद पिछले जो क्वार्टर की GDP ग्रोथ रेट है वो गुजरात से ज्यादा है। वापस आता हूं,
आपने कहा 22% राजस्थान में, अरे भाई 28% तो बाकी राज्यों में, कर्नाटक में थी, और 38% हरियाणा में। कहां से आंकड़ा 28% अनएम्प्लॉयमेंट कर्नाटका में कहां से आंकड़ा आ रहा है भाई? सीएमआई का डेटा रिपोर्ट कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। 3 क्वार्टर का बताता हूं, 3 क्वार्टर का क्या होता है भाई? और उसके बाद सुनिए ना भाई, हरियाणा 0 अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अंजना जी मेरे पास सीएमआई का डेटा आप देख लीजिए, 38% पर हरियाणा पहुंच गया। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं बेटा, राज्यों को आपस में लड़ाना बंद कीजिए। बताइए ये बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? अरे आओ बेटा आओ, ये बताइए पिछले 8 ये बताइए पिछले 8 जुलाई को ये कहा गया था कि 10 लाख, डरिए मत, आइए 10 लाख रोजगार मिलेंगे। 10 लाख में से कितने रोजगार मिले? मेधा, ये सीएमआई का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, जरा एक बार कर्नाटका का कितना है और राजस्थान का कितना है पढ़कर बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा एज ग्रुप है ये भी पढ़ के बताइएगा। एज ग्रुप नहीं, सीएमआई का डेटा जो आप सीएमआई का एज ग्रुप क्या पढ़ जाता, पढ़ना सीख लीजिए। माइक नहीं है उनके पास, माइक नहीं है, आवाज नहीं आएगी। माइक ये लीजिए। मेघा जी बोलिए। कर्नाटका 2.3% एंड राजस्थान 26.4%। बताइए अब मैं बताता हूँ, क्या बताइए बेटा, बताइए, दिखाइए मुझे। ये झूठ, इतना झूठ। 22.9% कर्नाटका का पिछले क्वार्टर में था। अरे सुनिए ना भाई, 22.9%। कर्नाटक इतना हारने के बाद भी, इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी, और अभी 29%। ले लूँ वापस? हाँ ले लीजिए ना, क्यों नहीं? भाई ये मेरा वैसे सर, यहाँ पे रेसलर्स की अभी बात हो रही थी कि बृजभूषण जी को अभी किसी ने अरेस्ट नहीं किया है, तो उनके खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं आया है। जैसे कि अभी बात हुई थी कि राहुल गांधी जी पे भी रेप केस था, पर जब तक उनके खिलाफ प्रूफ नहीं आया था, उन्हें भी अरेस्ट नहीं किया गया था। तो यहाँ पे ये बीजेपी को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि अगर बृजभूषण जी बीजेपी से है तो बीजेपी उनको सपोर्ट कर रहा है, अगर उनके खिलाफ प्रूफ हो तब उन्हें सपोर्ट करा जाए ना। राहुल गांधी जी को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी, चार्जशीट फाइल हुई। हम तो कह रहे हैं करिए ना, बीजेपी कहे राहुल जी अरेस्ट हुए, बीजेपी कहे कि बृजभूषण सिंह 1,000 संत महाराज हैं, जिस तरह से उसको बचाया जा रहा है। बीजेपी दिल्ली पुलिस से कहे कि एफआईआर करो और जांच करो। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है एफआईआर के लिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से बृजभूषण सिंह को बचाया जा रहा है, बहुत बड़े बीजेपी के राज उस व्यक्ति के पास है। एक वाक्य केवल पढ़ सकता हूं। महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप के केस में बचाने के लिए जुटे मंत्री बोले जांच से सामने आ जाएगी सच्चाई। अपने बेटे के यहां बलात्कार का केस हो तो जांच के लिए रुकिए और बाकी लोगों को तो तुरंत जेल में डाल दीजिए। ये हिपोक्रेसी, एक टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग को लेकर मेरा सवाल आपसे, आज तो मुझे लगता है कि कोई इनकी बातों पर शहजाद जी सवाल है आपसे, रुकिए। मेरा सवाल आपसे है, कल स्टेटमेंट में राहुल गांधी ने बोला कि वो भगवान है और वो सबसे ज्यादा जानते हैं। अब मेरे को बताइएगा, ये राहुल गांधी ने किसके विषय में कहा? ये ऑब्वियसली टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं। मोदी जी ने कभी ऐसा कहा है? एक मिनट रुकिए। ये व्यंग कहाँ तक गलत है जब लोग जो है चप्पल खोल के मोदी जी से मिलने जाते हैं? ये अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? नहीं, चप्पल खोल के कौन जाता है? जाता है। मैडम आप मुझे दिखा दो कौन चप्पल खोल के जाता है? कौन गया? हम एक बार गए हैं मोदी जी जहाँ, नाम बताइए किसको देखा आपने? नॉर्मल पीपल है वो। नॉर्मल पीपल सड़क किनारे तो सड़क किनारे नहीं, मोदी जैसे मोदी जी भ्रमण करते रहते आते हैं, वो लोग इतना ज्यादा मोदी जी के लिए विश्वास है कि मुस्कान जी, आप 5 मिनट में कहीं पर भी आपको ऐसी तस्वीर हो, मैं आपको बताता हूं उसका विश्लेषण, आप दिखा दो मुझे। पर मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, स्टेज पे एक कार्यकर्ता ने जाके मोदी जी के पैर छुए, मोदी जी खुद उनके पैर छूने लग गए, बोले कि ये नहीं है हमारी, हम वो वाली संस्कृति नहीं है कि परिवार ही सब कुछ है। तो बेटा आपको हो सकता है गलतफहमी हो, आप चेक कर लो, अगर होगा तो दिखा देना मुझे। निकालिए फोटो, निकालिए। अंधभक्ति तो वो होती है जब परिवार ही सब कुछ, अपने आप को हाईकमांड भी ना कहे अध्यक्ष पार्टी का। आपने कहा हमारे संसद भवन का उद्घाटन प्रेसिडेंट से ना कराना उनका अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने तो इसका विरोध नहीं किया, हमारे प्रेसिडेंट ने तो इसका विरोध नहीं किया। ठीक है। राहुल गांधी जी बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जब उनके राज्य को उनकी जरूरत होती है तब वो कहाँ छुप के बैठे होते हैं? कौन से राज्य में? अपने राज्य में जब उनकी जरूरत होती है तो वो कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए मुझे लगता है कि चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे पेगासस हो, चाहे राफेल हो, हर चीज का मुद्दा अगर किसी ने उठाया तो माननीय राहुल गांधी जी ने उठाया। सर, राहुल गांधी जो ने अपने कल के स्टेटमेंट में बोला कि यूनाइटेड ऑपोजिशन होना चाहिए, ऑपोजिशन के पास मौका है, देश में डेमोक्रेसी तो है, इसीलिए आप जो है बाकी स्टेट्स में जो है इलेक्शन जीत रहे हैं, पर जब भी किसी राज्य में इलेक्शन जीतते हैं तो आप ये नहीं कहते कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी। कभी कहीं भी बीजेपी जीती है तो आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी होगी। और सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जल्दी बेचारी ईवीएम बच गई इस बार।
सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब ऑपोजिशन के पास मौका है बोलने का तो वो सही मुद्दे क्यों नहीं उठाती है? वो हमेशा ऐसे मुद्दे उठाती है। आपके हिसाब से सही मुद्दा क्या है? जैसे मैम, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का वो मुद्दा। अनएम्प्लॉयमेंट तो 10 बार रोज उठा रहे हैं हम तो। अरे पर अपने घर में तो नहीं देख रहे, सारे बेरोजगार। और कौन सा मुद्दा है जो सारे बेरोजगार ढूंढ रहे हैं प्रियंका जी को वादा किए थे पूरे करो। प्यार से पूछ रहे हैं। बताइए कौन सा मुद्दा है जो कांग्रेस ने नहीं उठाया? सर जो आपके स्टेट्स हैं वहां पे क्यों नहीं मुद्दा उठाया जाता है? जैसे अभी सर ने 29.4% दिखाया राजस्थान का, उसके बारे में बात नहीं होती। मैं फिर कहूंगा कर्नाटक के जो आंकड़े हैं वो 29% अनएम्प्लॉयमेंट है और जिस समय पर कर्नाटक में चुनाव था 22.9%। अच्छा, राजस्थान में कितना अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए कर्नाटक की तुलना राजस्थान से नहीं कर सकते। पूछ रही हूँ राजस्थान। अब मैं कहूंगा राजस्थान की तुलना बिहार से कर लीजिए, फिर अच्छा होगा। नहीं, आप राजस्थान की यूपी से कर रहे थे ना अभी। मैं फिर अभी आप राजस्थान और यूपी की तुलना कर रहे थे। मैं फिर कहूंगा। मैं तो छोड़िए ना ऐसा। एक मिनट अंजना जी, देखिए अंजना जी सुनिए ना बात। एक मॉडल लेके आप जाएंगे ना अंजना जब गुजरात मॉडल लेकर मोदी आए केंद्र में, गुजरात मॉडल यहाँ पर लोगों को पसंद आया तभी तो उनको चुना ना पीएम और उनकी लोकप्रियता। गुजरात आप भी अगर 24 में मोदी को शिकस्त देना चाहते तो आपके पास एक मॉडल तो होना चाहिए ना। कौन सा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार आपका मॉडल बनेगा? मैं समझता हूँ खुला मैं समझता हूँ गुजरात से जीडीपी ग्रोथ रेट राजस्थान की ज्यादा है और इस समय छत्तीसगढ़ की भी ज्यादा है। क्या मॉडल है? तो राजस्थान मॉडल लेकर आएंगे 24 एक मिनट में आता हूँ। गुजरात की तुलना राजस्थान से करना, एक जो बीमारू राज्य रहा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उसकी तुलना गुजरात से करना गलत है। पहली चीज तुलना करना ही गलत है। जल्दी से एक मिनट। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आज सरकार इनकी है, 2 करोड़ रोजगार का वादा मोदी जी ने किया था। आप उस राज्य में घुस जाइए, उस राज्य में घुस जाइए, गलत है। आप बताइए कि 8 जून 2022 को मोदी जी ने कहा और 10 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम 10 लाख रोजगार देंगे एक साल में। 8 जून आने वाला है, कितने लाख रोजगार सेंट्रल 2 करोड़ रोजगार। अब की बार महंगाई पर मार, अच्छे दिन, ये सब भूल चुके हैं। ये तीनों मुद्दे तथ्यात्मक है, इसलिए मैं तथ्य सुनाऊंगा। कृपया मुझे 40 सेकंड दे दीजिए। सबसे पहले केवल इतना होगा कि राजस्थान के विषय में ये बीमारू है नहीं है। आप हमको, अंजना जी को छोड़िए, जनता को छोड़िए, सचिन पायलट को कन्विंस कर लीजिए राजस्थान मॉडल चल रहा है, यही बड़ी उपलब्धि होगी। बात आते आंकड़ों पर। 2 करोड़ नौकरियां। अब सुनिए, ईपीएफओ का डेटा नए रजिस्ट्रेशन का 5.28 करोड़, 23 लाख जॉब स्टार्टअप में, क्योंकि स्टार्टअप जो है 700 से 80 हजार हुए, 4 यूनिकॉर्न 100 यूनिकॉर्न हुए, टेक में भी स्टार्टअप में जॉब ये बीजेपी की 35 करोड़। अब अंजना जी मैं जवाब दे रहा हूं। 2 लाइन में जल्दी पूरा कीजिए। आलोक जी प्लीज बीच में। मैं तो जवाब दूं क्या? जॉब्स का जवाब दूं? जॉब्स का जवाब दूं? बोलिए एक बार जोर से। जवाब दूं क्या? अरे बताइए। बताइए, सब बच्चों को चिंता है अपनी नौकरी की। मैं वही दे रहा हूँ। राजस्थान में 500 रोक रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। इसी के साथ हमें कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।